हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जैसा हम सभी को पता है कि आज 15 है और 17 को हमारा एग्ज़ाम है, आप लोग का एग्ज़ाम है। तो 17 को जो है उससे पहले हमें एक रिवीजन के लिए अब हम एक एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब हमारे पास इतना टॉपिक नहीं इतना मतलब टाइम नहीं बचा है। एक एक टॉपिक करके मैंने लगभग सारे टॉपिक ख़त्म करा दिए हैं। बस 2 टॉपिक आपका रह गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक था आपका पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान और दूसरा था पादप शारीरिक क्रिया विज्ञान। 2 टॉपिक मुझसे रह गया जिसको मैं कंप्लीट नहीं करा पाई हूँ। लेकिन ये जो हम सीरीज़ नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए मैराथन क्लास के माध्यम से दूँगी, इसमें हम लोग हर टॉपिक के आज हमने 10 टॉपिक लिया है, यानी कि विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन 5 हो गए, ब्रायोफाइटा 6, टेरिडोफाइटा 7, ये 8, पुनरावृत्ति, जीवाश्म विज्ञान 9, 1 मिनट, 10 चैप्टर तक इसमें हम लोगों ने इसमें 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर का जो है कवर करेंगे। तो आई होप सो ये चीज़ आपको पसंद आएगी और इसमें आपके सारे टॉपिक जो है वो रिवाइज़ होते हुए चलेंगे। ये हमारा एक मैराथन क्लास है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, नहीं तो आप अपने पीडीएफ अपने नोट्स से भी क्लास को अपने देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक वायरस। वायरस से जो भी 10 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग बैक्टीरिया से लेंगे, फंगस से लेंगे, शैवाल से लेंगे, लाइकेन से लेंगे। इस तरह हम लोग 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से लेते हुए चलेंगे। अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगे और आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इसी तरह से एक वीडियो आपको बॉटनी जूलॉजी का भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु यानी कि वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है, यानी कि वो कौन सा रसायन है जो वायरस के रिप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में हस्तक्षेप करता है। ए, ए, एक्टिनोमाइसिन, डी रेफिनोज, क्लोरोरेफिनिकॉल या फिर ग्लैक्टोज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपिन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणक पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिन की एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो HIV-1 की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो वायरस के गुणन के मतलब वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन रोकता है, कौन अवरोधक का कार्य करता है, तो एक्टिनोमाइसिन डी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण करता है। वायरस सिंथेसाइज्ड देयर प्रोटीन कोड्स किससे करते हैं? इनसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल, या बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होस्ट सेल, या नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनसाइड द होस्ट सेल, पोषक कोशिका के अंदर विषाणु अपना प्रोटीन कोड, जिसे कैप्सिड भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए विषाणु का जो प्रोटीन कोड होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसी को कैप्सिड कहा जाता है। इसका निर्माण कोशिका के अंदर करते हैं, यानी कि इनसाइड करते हैं। कैप्सिड विषाणु का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है, इसलिए यह प्रोटीन को संश्लेषित नहीं करता, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है और विषाणु में राइबोसोम पाया ही नहीं जाता, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना होता है, और विषाणु में राइबोसोम एब्सेंट होता है। बाकी इसका जो प्रोटीन कोड है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, वह कोशिका के अंदर बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड वे हैं, वायराइड कौन से हैं? जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिनमें प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिनमें प्रोटीन से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, या जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो वायराइड्स जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 मिनट मैंने चेंज ही नहीं करा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। वायराइड जो होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन कोड से सराउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए इसे पादप रोगजनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वायराइड संक्रामक रोगजनक कण हैं और यह केवल पौधे को प्रभावित करते हैं। वायराइड है क्या? तो वायराइड्स विषाणु छोटे होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि
आरएनए के गोलाकार स्ट्रैंड होते हैं जिसमें कोई प्रोटीन कोडिंग नहीं पाई जाती है। वायराइड की खोज किसने की? तो वायराइड की खोज थियोडोर ओ डॉयनर ने 1971 में की थी। वायराइड पादप परजीवी होते हैं। सबसे पहले आलू में वायराइड की जांच की गई थी। पौधे में वायराइड के संक्रमण के कारण होने वाले लक्षण में वृद्धि का रुकना, तना परिगलन, पत्तियों और फलों का विरूपण और अंत में पौधे की मृत्यु शामिल है। इन रोगजनकों से प्रभावित कुछ पौधे जैसे आलू, टमाटर, खीरा, गुलदाउदी, नारियल, एवोकाडो आदि शामिल हैं। ठीक है, तो वायराइड क्या होता है? इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए के रूप में अवेलेबल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस या रेब्डो वायरस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस? सॉरी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिखा है, सॉरी आरएनए लिखा है, सॉरी मैंने डीएनए पढ़ लिया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, कौन सा है इसमें से डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस या फिर डेब्डो वायरस? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रोटा वायरस। रोटा वायरस इसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं, जो रेडियोविडी परिवार का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए के आकार की दिखती है, इस कारण इसे रोटा वायरस कहते हैं। अगर इसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह एक व्हील लैक आकृति बनाती है, पहिए के आकार की आकृति बनाती है, इसीलिए इसे रोटा वायरस कहा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, जिस कारण इसे रोटा वायरस कहते हैं। रोटा वायरस संक्रमण से सबसे ज़्यादा सामान्य लक्षणों में दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी जैसे बीमारी शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, द वायरॉन होते हैं। देखिए, वायराइड और वायरॉन में अंतर होता है। अभी तक हमसे पूछा गया वायराइड क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन यूपीटीजीटी में आया है कि वायरॉन क्या होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। वायराइड न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो एक वायरल प्रोटीन कोड है। देखिए, वायराइड और वायरॉन, वायरॉन को हमने देखा था, अभी हम लोगों ने जो वायराइड्स सॉरी वायराइड से देखा था, हाँ वायराइड से देखा था। तो वायराइड से हमने देखा था कि ये रोगजनक कण है, इसलिए इसे पादप रोगजनक भी कहा गया। वायराइड विषाणु छोटे होते हैं, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड गोलाकार स्टैंडर्ड होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। अब ये वायरॉन पूछा, तो वायरॉन क्या है? तो वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोड है। अभी हम लोगों ने देखा वायराइड में कोई भी प्रोटीन कोड नहीं पाया गया था, लेकिन वायरॉन में एक प्रोटीन कोड पाया जाता है जो जीनोम डीआरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को घेरता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है, इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, मतलब एक ऊपर वाला कोड जो प्रोटीन का होता है इसे कैप्सिड कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक कोर भी होता है जिसे राइबोन्यूक्लिक या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वायरॉन क्या होता है? एक कंप्लीट प्रोटीन हो, एक कंप्लीट वायरस होता है, एक कंप्लीट सॉरी क्या बोलते हैं यार, एक कंप्लीट वायरस को क्या बोलते हैं? दिमाग में ही नहीं आ रहा है। हाँ, वायरस होता है। ठीक है, विषाणु होता है, हाँ विषाणु होता है। ठीक है, और जो वायराइड है इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है वायराइड में, और वायरॉन में दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्वार्फ, हॉर्ने और टियनर ने, स्वतंत्र रूप से FW वार्ट और फेलिक्स डी हेरले ने, या फिर JD आइवानोस्की ने, या फिर बेंजरिक ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज की खोज FW टॉर्ट एंड फिलिक्स डी हार्ले इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग किया था। सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले फेडरिक ने किया 1915 में, और उसके बाद फेलिक्स डी हेरले ने किया 1917 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज है क्या? तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज से आप बैक्टीरिया मत समझ लीजिएगा, ये एक वायरस है और ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया जो ई कोलाई है उसको संक्रमित करने का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? यानी 3 सही दिए हुए हैं, एक यहाँ पे गलत है। पहला दिया है वायरस ऑज ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, तो बिल्कुल सही जवाब है। वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। दूसरा, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है वायरस और सेप्रोफिटिक, तो वायरस सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं, कवक सेप्रोफिटिक होते हैं। वायरस टोटली ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन का आवरण भी पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एड्स के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, यह पश्च विषाणु HIV के कारण होता है, यानी कि एड्स जो है इट इज़ अ कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV, क्या HIV के कारण होता है? तो बिल्कुल सही बात है, एड्स जो है ये रेट्रोवायरस HIV के कारण होता है। दूसरा दिया, इट रिप्लिकेट विद, एक मिनट रुकिए मैं आपको इंग्लिश वाला दिखा देती हूँ। इट रिप्लिकेट विद T4 लिम्फोसाइट, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है यह T4 लसिकाओं के अंदर प्रकृत करता है। तीसरा दिया, एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाते हैं। एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता नहीं लगाते हैं, या एड्स की जांच के लिए तो किया जाता है लेकिन यह विषाणु के कणों का पता नहीं लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया, विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रहता है, यानी कि में रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर, मतलब 6 ईयर तक ये अपना कोई भी लक्षण शो नहीं करता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसमें गलत कौन सा है? तो तीसरा इसका गलत है, 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया? 1, 2, 4 ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स का 1, 2 और 3 सही है। एड्स है क्या? तो ये एक रेट्रोवायरस है, मानो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के रूप में जाना जाता है। यह सिम्टम किसके दिखाता है? तो एड्स के, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, इसका कारण बनता है। एंजाइम लिंक्ड एम्यूनोसार्वेंट, एंजाइम लिंक्ड अमीनोसार्वेंट, ये किसका? एलिसा का फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड एम्यूनोसार्वेंट, ये एलिसा का फुल फॉर्म है। ये जो परीक्षण है ये HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला परीक्षण है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये विषाणुओं के कणों का पता नहीं लगाता, ये HIV संक्रमण का पता लगाता है, ठीक है। और जो एड्स HIV के जो विषाणु होते हैं ये 6 साल तक निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है। बाद में ये अपना लक्षण दिखाने में इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1, 2 और 4 इसके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ DNA है? कौन सा वह विषाणु है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA है? हम लोगों ने देखा कि विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है या डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। डबल स्टैंडर्ड RNA ये DNA की तरह प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारा है T2 फेज, इसी को बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। यह बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड द्वारा कवर किया जाता है। जनरली वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, लेकिन इसका क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। वायरस के 9 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया के क्वेश्चन। हमारा ये एफर्ट आपको कैसा लग रहा है? अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर ये ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और कमेंट अच्छे आएंगे, तो इसी तरह से हम 10 टॉपिक वाइज आपको जूलॉजी के क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। 10, 12, 15 क्वेश्चन लेके, जैसा आप कहें, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितना आप कहें उतना लेके हम बॉटनी का भी कवर करवा देंगे। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला दिया है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इसमें, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्यों? प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होता है यानी ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, फास्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं है, या ऊर्जा निश्चित नहीं है। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, यही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। बाकी पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जल अपघटन नहीं करता है, इसलिए यह ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में निम्न समानता है, यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बीजीए कहते हैं, इसमें कौन सी समानता है? माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, पोषण का रासायनिक संश्लेषण तरीका, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या न्यूक्लियोसाइड की उपस्थिति। तो जीवाणु और बैक्टीरिया दोनों में ही न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं और प्रोकैरियोटिक का जो लक्षण होता है इसमें होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और दोनों जीवाणु नील हरित शैवाल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड्स जो है ये नील हरित शैवाल और जीवाणु दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोशिकाओं की उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने के गुण किसमें अधिक मात्रा में उपस्थिति होने के कारण होता है? फास्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर फास्फोग्लिसराइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में भेद किया जाता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम स्टेन को स्टोर कर लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं ये स्टेन को स्टेन नहीं कर पाते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की मेम्ब्रेन 14 पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की जो मेम्ब्रेन है वो उसमें कितने पेप्टाइडोग्लाइकेन पाए जाते हैं, तो इसमें 14 पेप्टाइडोग्लाइकेन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं स्टेन को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित है? तो अभी हम लोगों ने देखा पेप्टाइडोग्लाइकेन से किसकी होती है? जीवाणु की। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। एक जीवाणु के कोशिका भित्ति में 14 पेप्टाइडोग्लाइकेन पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन इसी को म्यूरिन भी कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणु की कोशिका भित्ति में मौजूद होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन मुख्य रूप से बना होता है किसका? तो ग्लाइकेन, बैकबोन पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड से बने होते हैं। ये करते क्या हैं? तो ये इस स्टेनिंग जो होता है बैक्टीरिया की, उसके स्टेन को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अगला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कौन से लक्षण हैं? कोशिका भित्ति में टेकोइक एसिड पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया में जो बाहरी झिल्ली होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बाहरी झिल्ली जो है, एक मिनट रुकिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण हैं। पहला दिया है कोशिका भित्ति में टेकोइक एसिड की उपस्थिति, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इसकी कोशिका भित्ति में टेकोइक एसिड पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसमें जो है बाहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा दिया कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन का अधिक मात्रा में होना, बिल्कुल सही बात है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, कितने होते हैं? 14 होते हैं। लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव इसके सही जवाब हो जाएंगे। पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया जो होती है इसमें जटिल कोशिका भित्ति पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को घेरती है, इसमें टेरोइक एसिड तथा पेप्टाइडोग्लाइकेन की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, और इसमें लिपिड की मात्रा जो है वो कम होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन 40 से 80 परत मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजला पाया जाता है जो गमन में यानी लोकोमोशन में सहायता करता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक डायग्राम दिखाया गया है। ग्राम पॉजिटिव में एक फ्लैजला पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई फ्लैजला एक छोर में उपस्थित होता है तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहे जाते हैं? तभी हम देखिए, फ्लैजला के आधार पे बैक्टीरिया को कई भागों में 6 भागों में बांटा गया। पहला बैक्टीरिया होता है जिसमें कोई फ्लैजला ना हो, इसे कहा जाता है एट्राइकस। इसे क्या कहा जाता है? एट्राइकस। उसके बाद अगर ये बैक्टीरिया है और इसके एक छोर पे एक फ्लैजला है तो इसे कहेंगे मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। ये मोनोट्राइकस है। फिर एक बैक्टीरिया है और इसके दोनों छोर पे फ्लैजला है, तो इसे लोफोट्राइकस कहेंगे। क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। एक बैक्टीरिया है, इसके एक छोर पे फ्लैजला है, एक छोर पे कई सारे फ्लैजला, इसे सिफेलोट्राइकस कहेंगे। ये बैक्टीरिया है और इसके एक छोर पे एक फ्लैजला है, दोनों छोर पे एक एक फ्लैजला है, तो इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। और एक बैक्टीरिया जो पूरे बॉडी पे फ्लैजला लिए हुआ है, इसे पेरिट्राइकस। जिसपे कोई फ्लैजला नहीं, एट्राइकस। जिसमें एक फ्लैजला, मोनोट्राइकस। जिसके जो दोनों छोर पे एक एक फ्लैजला, एम्फीट्राइकस। जिसके दोनों छोर पे टफ्ट ऑफ फ्लैजला यानी फ्लैजला के गुच्छे, उसे लोफोट्राइकस। जिसके एक छोर पे टफ्ट ऑफ फ्लैजला, उसे सिफेलोट्राइकस। और जिसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजला, उसे पेरिट्राइकस कहते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, जब कई फ्लैजला एक छोर पर स्थित हों, यानी एक बैक्टीरिया है और उसके एक छोर पे बहुत सारे टफ टॉप फ्लैजला पाए जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे क्या? लोफोट्राइकस। बिल्कुल सही बात है, इसको क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस कहेंगे। अगला क्वेश्चन, कोशिकावि की संख्या एवं उपस्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलोरी क्या है? यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजला विब्रियो कॉलोरी इज, विब्रियो कॉलोरी क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोनोट्राइकस। विब्रियो कॉलोरी जो होती है इसमें एक छोर पे एक फ्लैजला होता है, इसलिए इसको मोनोट्राइकस के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम? सही जवाब कैसूरिना ग्लोका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसूरिना ग्लोका पौधे में मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। कैसूरिना ग्लोका को आमतौर पर दलदली ओक, ग्रे ओक या नदी ओक यानी रिवर ओक के रूप में जाना जाता है, या गैर लेगुमिनस एंजियोस्पर्म की प्रजातियों में से है, जो एक्टिनोमाइसिटेज जैसे जूं द्वारा मिट्टी से आरोहण की प्रक्रिया में मूल ग्रंथियां बनाने में सक्षम है। यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसमें तो बैक्टीरिया द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा उसमें जो है मूल ग्रंथियां बनती हैं, लेकिन जो नॉन लेगुमिनस प्लांट हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया कैसूरिना ग्लोका जो ओक की प्रजाति है, ये जो है एक्टिनोमाइसिटीज जो कवक होता है उसके द्वारा जो है अपने अंदर मूल ग्रंथियां बना लेती है। ठीक है, और राइजोबियम क्या करते हैं? तो ये मिट्टी में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं जो फलीदार पौधों के साथ सहजीवन बनाते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्म में पाया जाता है जबकि कायिक कोशिका में नहीं? व्हिच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर्म ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल? म्यूरेमिक एसिड, डीपीकोलिनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डीपीकोलिनिक एसिड। एंडोस्पोर्म जीवाणु के डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। एंडोस्पोर्म में छोटे एसिड घुलनशील प्रोटीन जिसे एसएसपी कहा जाता है पाए जाते हैं। ये प्रोटीन डीएनए को कसकर बांधते हैं और संघनित करते हैं और आंशिक रूप से परावैंगनी प्रकाश और डीएनए हानिकारक रसायनों के प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैल्शियम डीपी क्लोनिन अम्ल केवल एंडोस्पोर्म में पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बैक्टीरिया के यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम देखेंगे फंगस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अगर आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, अब हम देखेंगे फंगस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई। ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूड इन, ब्रैकेट फंजाई किसमें शामिल की गई? ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉलीपॉड्स को ब्रैकेट कवक या फिर सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्रैकेट फंजाई जो है इसी को पॉलीपॉड्स कहा जाता है। पॉलीपॉड्स को सेल्फ फंजाई भी कहा जाता है, और ये विशेष रूप से उड़ी सेल्फ या ब्रैकेट आकार के कभी कभी गोलाकार वाले बॉडीज यानी फंगल बॉडी उत्पादित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज से ये शामिल की गई हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में जैसे मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल और टोड स्टूल जैसे फंगस जो है वो शामिल किए गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, सेक्रोमाइसिस या म्यूकस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्रोमाइसिस सेरीवीसी, जिसे ईस्ट कहा जाता है, या अल्कोहल के किण्वन में शामिल होता है। एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट में जैमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार ईस्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है, यानी कि कौन सा फंगिसाइड है? डीडीटी,
BHC D24D या बोरॉक्स मिक्सचर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बोरॉक्स मिक्सचर, जिसे बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये बना होता है CuSO4 और CaOH का होल्टा, इसका मिश्रण होता है, इसी को बोरॉक्स मिक्सचर या बोडो मिक्सचर कहते हैं। बोडो मिक्सचर जो है ये कॉपर सल्फेट और क्विक लाइम का मिश्रण होता है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा, आड़ू पर परतकर और सेब की पपड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। अगर पूछा जाए इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार मिलार्डेट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोर्डो मिक्सचर में निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का यूज किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें मिश्रण में कॉपर सल्फेट और उसके साथ साथ क्विक लाइम जिसे चूना कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम और कॉपर। कैल्शियम और कॉपर, ठीक है, का यूज किया जाता है। इस घोल को लाइम स्टोल में घोलकर मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह भंडारण पर खराब हो जाता है। और यह किस में यूज होता है, तो ये डाउनी मिड्यूल्स, ब्लाइंड रोग, वाइट रस्ट रोग, इन सब में यूज किया जाता है। ये कवकनाशी यानी फंगिसाइड्स के रूप में यूज होता है। अगला, बोरॉक्स मिक्सचर को किसने खोजा? तो अभी हम लोगों ने देखा था इसको खोजने वाले थे मिलार्डेट। ऑप्शन बी सही जवाब। कब खोजा? 1860 में। वर्तमान में प्रोटिस्ट के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है फंगस को, इसको क्या कहा जाता है? जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर डिस्कोमाइसिटीज? सही जवाब ऑप्शन बी ऊमाइसिटीज। वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को ऊमाइसिटीज कहा जाता है। ऊमाइसिटीज किंगडम माइकोटा की एक क्लास है जिसे सामान्य रूप से वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। ये सामान्यतः जलीय होते हैं तथा ऊगैमस प्रकार के प्रजनन करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इन्हें फिलामेंट्स प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? अगला क्वेश्चन है, मतलब आपसे अगर पूछा जाए 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? WH व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। अगला, पक्सिनिया ग्रामिनीस में द्विगुणन पाया जाता है। डीपोलराइजेशन इन पक्सिनिया ग्रामिस अकर इन। ऑप्शन है, एक मिनट रुकिए, रिडोस्पोर, दूसरा है टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या फिर एसिडियोस्पोर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के एनवीएस टीजीटी 2021 में और यूपीपीएससी जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। पक्सिनिया ग्रामिनीस रस्ट रोग का कारण है तथा यह विभिन्न स्पोर का निर्माण अपने जीवन चक्र में करता है, जिसमें कुछ मोनोकैरियोटिक तथा कुछ डाइकैरियोटिक होते हैं। टेल्यूस्टोस्पोर डंठल युक्त, तो इसका सही जवाब क्या हो गया था? टेलिस्टोस्पोर। अब टेलिस्टोस्पोर है क्या? तो यह डंठल युक्त द्विकेंद्रीय धुरी के आकार की संरचना है। टेल्यूटोस्पोर की प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रीय होती है और इसमें जर्म स्पोर होता है तथा मेच्योरिटी पर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर द्विगुणित न्यूक्लियस बनाते हैं। पूछा भी वही गया था कि पक्सिनिया ग्रामिनीस में द्विगुणन पाया जाता है, तो टेल्यूटोस्पोर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पक्सिनिया में टेल्यूटोस्पोर क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये डाइकैरियोटिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्सिनिया में टेल्यूटोस्पोर लंबी या धुरी के आकार की डाइकैरियोटिक संरचना होती है जो एकल कोशिका वाले डंठल की मदद से माइसेलियम से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है? एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है? पेंसिलिनियम से, पॉलीस्टिकम से या फिर एस्परजिलस से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। पेल्सिनियम, पॉलीस्टिकस और एस्परजिलस तीनों ही प्रयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। पेंसिलियम एस्कोमाइसिटीज कवक है, कवक का एक जीनस है। पेंसिलियम मोल्ड प्रकृत रूप में एंटीबायोटिक पेंसिलियम का उत्पादन करता है। ठीक है, पेंसिलियम की खोज सबसे पहले किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलियम की खोज की गई। बात करें पॉलीस्टिक्स की, तो यह हाइमेनोचैटेसी फैमिली के कवक की प्रजाति है। यह प्रकृति में एक एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है जिसका नाम होता है पॉलीपोरीन। ठीक है, अगर पूछा जाए पॉलीस्टिकस कौन से एंटीबायोटिक बनाती है, तो ये पॉलीपोरीन बनाती है। पेंसिलियम पेंसिलिन बनाती है। और तीसरा एस्परजिलस, तो यह मोल्ड की एक प्रजाति है। एस्परजिलस मोल्ड की एक प्रजाति है जो एंटीबायोटिक एंथ्राक्विनोन का उत्पादन करती है, एंथ्राक्विनोन का। ठीक है, एस्परजिलस क्या बनाती है? एंथ्राक्विनोन बनाती है। अब कवक के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है
शैवाल यानी कि एल्गी। अब एल्गी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आई होप सो वीडियो पसंद आ रहा होगा। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितना ज़्यादा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब रहेगा उस हिसाब से हम आपको इसी तरह से जूलॉजी के भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड एल्गा। लाल शैवाल जो है ये भोजन को, इसी को फ्लोराइड्स रोडोफाइट्स कहा जाता है, रेड एल्गा को। या भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। या एक प्रकार का भंडारण ग्लूकेन है जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर दाने के रूप में साइटोसॉल में संग्रहित होता है। या प्रकाश संश्लेषण में स्थिर कार्बन के लिए प्राथमिक सिंक के रूप में कार्य करता है। या संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान है और अल्फा लिंक्ड ग्लूकोज पॉलीमर से बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विसाइडल यानी लार्वा को मारने वाली होती है? लार्विसाइडल कौन सी शैवाल होती है जो लार्वा को मार देती है? पॉलीसल्फोनिया, क्लेडोफोरा, यूग्लिना या फिर ऑस्टिलेटोरिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टिलेटोरिया। ऑस्टिलेटोरिया एक लार्विसाइड शैवाल है। यह फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एक जीनस है जो अक्सर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, हरा नीला दिखाई देना। यहाँ पे जो है ऑसिलेटोरिया पाया जाता है। और ऑसिलेटोरिया क्या है? एक लार्विवोरस या लार्विसाइड्स एल्गी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेग्रोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है? वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, बाउचेरिया या फिर एक्टोकॉर्पस? गेग्रोसाइरा स्टेज किस में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउचेरिया। गेग्रोसाइरा स्टेज बाउचेरिया के जीवन काल में पाया जाता है। बाउचेरिया क्लोरोफाइसी का एक सदस्य है। कुछ प्रजातियों में बीजाणु कई छोटी संरचनाओं में विभाजित होते हैं जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। इस स्तर पर जब बाउचेरिया के फिलामेंट्स में ईस्ट सिस्ट में विभाजित हो जाते हैं तो फिलामेंट्स एक अन्य शैवाल गेग्रोसाइट जैसा दिखाई देता है, इसलिए यह चरण गेग्रोसाइटा चरण से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गेग्रोसाइट स्टेज किस में पाया जाता है? बाउचेरिया में। अगला, न्यूरोमीटर अपर्चर इज फाउंड इन बाउचेरिया, क्लेमाइडोमोनास, सर्गासम या फिर नॉस्टॉक? सही जवाब ऑप्शन बी, क्लेमाइडोमोनास। फैमिली क्लोरोफाइसी के सदस्य क्लेमाइडोमोनास में दो फ्लैजला होते हैं तथा यह एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। दोनों फ्लैजला स्मूथ होते हैं और आधार से न्यूरोमोटर अपैरेटस से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न शैवालों में से किस एक शैवाल में ताराकृत क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी किसमें सैटेलाइट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? साइटोनिमा, जिग्निमा, एनावीना या फिर बेट्रोकोस्पर्मम? सही जवाब ऑप्शन बी, जिग्निमा। जिग्निमा एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है जिसमें स्टीलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्टीलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। जबकि एनावीना एंड साइकोनिमा में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। एनावीना और साइटोनिमा में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट या अब्सेंस होता है या बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला, कैंट्रेशिया अवस्था किसमें पाई जाती है? कैंट्रेंसिया स्टेज इज फाउंड इन बेट्रोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, कारा या जिसको चारा भी कहा जाता है, या फिर यूलोथ्रिक्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेट्रोस्पर्मम। कैंट्रेशिया स्टेज बेट्रोस्पर्मम में पाई जाती है जो लाल शैवाल का उदाहरण है। इसे जुवेनाइल स्टेज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कैंस्ट्रेसिया स्टेज का अदर नेम क्या है, तो इसे जुवेनाइल स्टेज कहा जाता है। ये बेट्रोस्पर्मम में पाया जाता है। बेट्रोस्पर्मम क्या है? तो एक लाल शैवाल है। अगला, पेक्टोज किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? म्यूकर की कोशिका भित्ति, साइकस रूट सेल, राइजोपस हाइफा या फिर स्पाइरोगायरा? किसकी कोशिका भित्ति में पेक्टोज पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की कोशिका भित्ति में पेक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीनस स्पाइरोगायरा ताजे पानी के आवासों जैसे तालाब, झील आदि में मौजूद फ्री लिविंग शैवाल होते हैं। इन्हें आमतौर पर
वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्पायरोगारा की प्रत्येक कोशिका भित्ति में 2 परतों वाली कोशिका से घिरी होती है, जिसकी बाहरी परत में पेक्टोज होता है। पेक्टोज की सबसे बाहरी परत पेक्टिन में बदल जाती है और पानी में घुलनशील म्यूसिलेज बनाती है, जो फिलामेंट को घेर लेती है और म्यूसिलाइनेज खोल बनाती है। ऑप्शन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, शैवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकृत किस आधार पर किया गया, यानी शैवालों को उनके समूहों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके पिगमेंट के आधार पे, उनके पिगमेंट यानी उनके कलर के आधार पे। पहला जो है वो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में हरे शैवालों को रखा गया। फियोफाइसी या भूरे, इसमें भूरे शैवालों को रखा गया। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जैसे वर्णक पाए गए और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी जैसे वर्णक पाए गए। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके कलर के आधार पर, उनके पिगमेंट्स के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना परजीवी शैवाल है, कौन सा इसमें परजीवी शैवाल है। एनाबीना, साइकोडेरम। वैसे तो जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एक स्पीसीज है जिसे सिफालोरास स्पीसीज जो है ये परजीवी शैवाल होता है। ये थाइलॉइड हरी शैवाल की प्रजाति है। इसमें लगभग 14 प्रजातियां शामिल हैं। इसका सामान्य नाम लाल रस्ट होता है, यानी रेड रस्ट या फिर लाल जंग कहते हैं। सिफालोरॉस प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित हैं और आमतौर पर कॉफ़ी, आम और अमरूद जैसे समोनी पौधों के तने और फलों पर उगती हैं। ठीक है। बात करें एनाबीना साइकोडेरम की, तो यह फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एक जीनस है जो कवक प्लवक के रूप में मौजूद है। एंडोफाइटॉन क्या है, तो यह समोशम फिलामेंट्स की हरी शैवाल की एक प्रजाति है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शैवाल के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है, एक मिनट रुक जाइए, शैवाल के अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक है। पहला है पैरेनॉइड बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेनॉइड बने होते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। पैरेनॉइड किसके बने होते हैं, तो पैरेनॉइड जो है ये प्रोटीन का बना होता है जो स्टार्च की सीथ में अवस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरानॉइड कुछ शैवाल और अन्य पौधों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद कोशिका सूक्ष्म या घने अंग के होते हैं। पैरानॉइड जो होते हैं ये स्टार्च में भंडारण से जुड़े होते हैं क्योंकि उनके चारों ओर स्टार्च की परतें मौजूद होती हैं। इनमें एक केंद्रीय दानादार कोर होता है जो प्रोटीन युक्त होता है और यह कोर स्टार्च प्लेट या स्टार्च कोशिकाओं से घिरा होता है। पैरानॉइड कार्बन सांद्रण तंत्र से भी जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा लाइकेन। लाइकेन के भी हम लोग इस तरह से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर ये हमारा एफर्ट वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों, सभी जानने वालों में शेयर करिए। इस तरह से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और हम जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने की संभावना भी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्जाम में फंस भी जाए। अगला लाइकेन से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, लाइकेन में प्रजनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। कोनिडिया, गोनिडिया, ओइडिया या फिर सोरिडिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। लाइकेन में जो प्रजनन होता है वो सोरिडिया विधि द्वारा होता है। लाइकेन है क्या, तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। दोनों आपस में सहजीवन बिताते हैं। इस कवक जो है ये शैवाल को रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है और जो शैवाल है ये कवक को भोजन प्रदान करता है। ठीक है। और इसका जो प्रजनन है वो, इसका जो मुख्यतः प्रजनन होता है वो इसिडिया और सोरिडिया होता है। तो इसिडिया आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका सही जवाब सोरिडिया हो जाएगा। इसिडिया और सोरोडिया दोनों ही इसके प्रजनन के प्रकार होते हैं और इसमें ये विखंडन द्वारा होता है। ठीक है। सोरोडिया केवल लाइकेन में होता है। प्रत्येक सोरोडिया कुछ शैवाल से बनी होती है और कवक हाइफी से घिरी होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल लाइकेन में पाई जाती है, तो अभी हम लोगों ने देखा सोरिडिया जो है ये केवल लाइकेन में पाई जाती है। लाइकेन के कवक सामान्यतः डैश से संबंधित हैं। लाइकेन के जो कवक हैं वो किससे संबंधित हैं, यानी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। सही जवाब ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज। लाइकेन के कवक और साइनोबैक्टीरिया या शैवाल के बीच का संबंध है। लाइकेन के कवक जो है ये सामान्य प्रजाति एस्कोमाइसिटीज से जुड़े होते हैं, जबकि शैवाल जो है ये साइनोफाइसी के से संबंधित है। शैवाल की फैमिली पूछ ले तो साइनोफाइसी और कवक की पूछ ले तो एस्कोमाइसिटीज। ऑप्शन सी सही जवाब।
निम्नलिखित में से किसे ओल्फ मास्क के नाम से जाना जाता है? स्टार मार्क करिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ओल्फ मास्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लिथेरिया बुलपाइना। लिथेरिया बुलपाइना को ओल्फ ओल्फ मास्क के नाम से जाना जाता है। लिथेरिया बुलपाइना आर्कटिक और अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पीले पीले हरे रंग के लाइकेन है। इसे वुल्फ मॉस के नाम से या ओल्फ मास्क के नाम से जाना जाता है। यह मॉस स्तनधारियों के लिए जहरीली होती है। इसे ऐतिहासिक रूप से भेड़िए और लोमड़ी के लिए जहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसे वुल्फ मॉस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं? रेंडियर मॉस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेडोनिया रेंगीफेरिना। क्लेडोनिया रेंगीफेरिना को रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। क्लेडोनिया रेंगीफेरिना आर्कटिक भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक फ्रूटिकोज लाइकेन है। यह कवक और शैवाल का एक संयोजन है जो एक सहजीवी संबंध साझा करता है और एक नया पौधा बनाता है। इस प्रजाति का नाम बारहसिंगा और कारिवू जीनस रिंग फिंगर से आया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन रेंडियर मॉस है, तो अभी हम लोगों ने देखा रेंडियर मॉस क्लेडोनिया रेंजीफेरा है, ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है। लाइकेन में लैंगिक जनन किस में होता है? तो हम लोगों ने देखा था यह कवक में होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइकेन में लैंगिक जनन जो है केवल कवक में होता है। इसमें मादा अंग जो है उसे कार्पोगोनियम कहते हैं और फीमेल मेल वाला जो है उसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल अंग क्या है, फीमेल अंग क्या है। तो कवक में मेल अंग जो है उसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं और फीमेल जो है उसे कार्पोनोगोनियम कहते हैं। ठीक है, लाइकेन में जो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो कवक होता है, केवल कवक में होता है, एल्गी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा लाइकेन है? लाइकेन इसमें कौन सा है? टफ मॉस, बग मॉस, आइसलैंड मॉस या पीट मॉस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड मॉस। आइसलैंड मॉस एक प्रकार का लाइकेन है जो मुख्यतः आइलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा यह लाइकेन स्कैंडेनेवियन, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, रूस और उत्तरी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लाइकेन कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है। यूरोपीय देशों में इसका उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कौन से लाइकेन का यूज़ केक बनाने में किया जाता है, तो आइसलैंड मॉस का यूज़ जो है केक बनाने में किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। ऑर्किल अ ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। ऑर्किल नामक जो ब्लू डाई है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेट्रेरिया आइसलैंडिका से प्राप्त होता है। सेट्रेरिया आइसलैंडिका से ऑर्किल नामक ब्लू डाई जो है वो प्राप्त होता है। सेट्रेरिया आइसलैंडिका है क्या? तो ये एक प्रकार का लाइकेन है, इसी को आइसलैंड मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, इसी से जो है ऑर्किल नामक ब्लू डाई जो है वो प्राप्त होता है। ऑर्किल किण्वन द्वारा कुछ लाइकेन से प्राप्त नीले बैगनी रंग का रंजक होता है। ऑर्किल का उपयोग मुख्य रूप से रेशम और ऊन को रंगने में किया जाता है। अगला, ऑर्सिन स्टेन डैश के थैलेमस से प्राप्त किया जाता है। ऑर्सिन स्टेन किसके थैलेमस से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोसेला के। ऑर्सिन, ऑर्किल, लैक्मस और सी आई प्राकृतिक लाल लाइकेन की कई प्रजातियों से निकाले गए रंगों के नाम हैं, जिन्हें आमतौर पर आर्केला वीड्स के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत आर्किल लाइकेन रोसेला टिंटिटोरिया है। ठीक है, टिंटिटोरिया है। बाकी अभी हम लोगों ने देखा था आर्किल और कहाँ से निकाला गया था? सेट्रेया आइसलैंडिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस लाइकेन रोसेला से प्राप्त किया जाता है। स्टार मार्क करिएगा ये क्वेश्चन। पीजीटी बॉटनी, यूपी पीसीएस और टीजीटी तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो है एक लाइकेन है जिसका नाम रोसेला है। रोसेला टिंक्टोरिया, यहाँ से जो है लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस का उपयोग अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोसेला ट्रॉपिकल क्षेत्र की एक प्रजाति है। यह डाई, ऑर्किल और लिटमस का महत्वपूर्ण स्रोत है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त किया जाता है तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है लाइकेन के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं नए एफर्ट नए तरीके कैसे खोज पाऊँगी। ठीक है, के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई पेमेंट नहीं मांग रही हूँ। सारे बुक की पीडीएफ मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई। सुनने में आया कुछ लोग उसको सेल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और उसके अलावा सारे वीडियो सारे विद एक्सप्लेनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। बस आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे इस पीडीएफ के लिए, इस बुक के लिए, इस वीडियो के लिए उनको किसी प्रकार का पेमेंट, कोई प्रकार का चार्ज ना देना पड़े। गरीब से गरीब बच्चा भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। ठीक है, अब हम ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है, मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपमिश्रित होते हैं? प्रोटीनिमा प्रावस्था, प्रणिल प्रावस्था, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीफी स्टेज। मॉस की लीफी स्टेज में लैंगिक अंग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मॉस के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था गैमेटोफाइट होती है, जिसे आगे चलकर प्रोटीनिमा अवस्था और लीफी स्टेज में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन, मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है? कैलेप्ट्रा, ओपेरकुलम, एनुलस या फिर कॉलुमेला? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कैलेप्ट्रा। मॉस के कैप्सूल का जो कैलेप्ट्रा होता है ये अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्चिगोनियम के वेंट्रल वाल से कैलेप्ट्रा का निर्माण होता है, इसलिए ये अगुणित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा में अगुणित पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? यानी हैप्लॉइड कौन होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा ब्रायोफाइटा में एकमात्र ऐसा अंग है जो मॉस स्पोरोसाइट्स के शीर्ष को कवर करता है, जिससे युवा स्पोरोसाइट संतानों को निर्जलीकरण से तब तक बचाता है जब तक एपिकल स्पोरेंजियम में अर्धसूत्री विभाजन ना हो जाए। मॉस के कैप्सूल में कैलेप्ट्रा जो है ये अगुणित होते हैं। कैलेप्ट्रा आर्चिगोनियम के वेंट्रल वाल से बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मॉस के स्पोरोफाइटा का कैलेप्ट्रा होता है। मॉस के स्पोरोफाइटा का कैलेप्ट्रा कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा हैप्लॉइड होता है। इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं विद डिस्कशन, लेकिन अब हम लोग 10-10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में टाइम नहीं है और हम एक टॉपिक पे सारा समय वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एक ही क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का रिविज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तरीका, ये एफर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप एक ऐसे पौधे जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करता है किंतु उसमें संवहन ऊतक और बीज का अभाव होता है, किस समूह में रखा जाता है? तो हम सभी को पता है जिसमें वैस्कुलर बंडल और सीड दोनों नहीं पाया जाता वो ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं मॉस हो गया, लीवर हॉर्ट, हॉर्नवार्ट, ये सब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं। ब्रायोफाइटा भी प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, ओगैमस, एनी साइमोगैमी या फिर होलोगैमस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओगैमस। ब्रायोफाइटा में विषम युग्मकी यानी ओगैमस प्रकार की विषम लैंगिकता पाई जाती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें बड़ी गतिहीन अंडाणु कोशिका एक छोटे गमनशील शुक्राणु कोशिका के साथ मिलकर विलय करती है। यानी कि जो अंडाणु होता है, एग होता है, वो उसमें वो गतिहीन होता है, वो गति नहीं करता है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो गति करता है और दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनता है? तो फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ एंडोथीसियम के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां होती हैं, एक गैमेटोफाइट जो एन होता है और स्पोरोफाइट जो 2n होता है। गैमेटोफिटिक अगुणित पीढ़ी है जिसे प्रोटीनिमा द्वारा दर्शाया जाता है, और प्रोटीनिमा क्रमशः
एंडेरिडियम और आर्किगोनियम में शुक्राणु और अंडे पैदा करते हैं। बीजाणु कोष्ठ जो है, या फिर कहें कि बीजाणु का जो सैक है वो किसका बना होता है? स्पोर सैक जो है वो एंडोथीसियम का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, बहुकोशिकीय मूलाभ डैश में मिलता है। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स किस में मिलते हैं? तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स फ्यूनेरिया में मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूनेरिया एम्ब्रियोफाइटा उपजगत का एक पादप है जिसे आमतौर पर रोप मॉस या कार्ड मॉस के नाम से जाना जाता है। इसको भी स्टार मार्क करिएगा कि फ्यूनेरिया का कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसे रोप मॉस या कार्ड मॉस कहते हैं। मुख्य पौधे का शरीर स्तंभ के समान अक्ष तथा तना पत्ती जैसे संरचनाओं में विभेदित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रायोफाइटा फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा, उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, यानी गैमेटोफाइट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। युग्मजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, यानी जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, तो यही गलत हो जाएगा। तीसरा दिया, उनमें संवहनी ऊतक का अभाव होता है, बिल्कुल, इसमें वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम जो है वो नहीं पाए जाते हैं, तीसरा गलत है। इसमें दिया है कि मियोसिस विभाजन होता है जबकि इसमें माइटोटिक विभाजन होता है, ठीक है, तो तीसरा गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें मियोसिस नहीं, माइटोटिक विभाजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। हरे पौधे के समूह को एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, इसमें हार्नवार्ट, लीवरवार्ट, मॉस, फर्न, लाइकोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फूल वाले पौधे शामिल हैं। किसमें? एम्ब्रियोफाइटा में, ठीक है। ब्रायोफाइटा में सभी गैर समूहनी मुख्य भूमि पौधे होते हैं, यानी जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है और इसमें सीड का निर्माण भी नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो वो क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, नर्स सेल्स आर फाउंड इन, नर्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा। नर्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो नर्स कोशिकाएं रिक्शिया में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्स कोशिकाएं रिक्शिया में पाई जाती हैं। रिक्शिया क्या है? तो रिक्शिया मार्केंसियल एक लीवरवार्ट की प्रजाति है। यह एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। इसमें सभी मात्र कोशिकाएं बीजाणु पैदा नहीं करती हैं। कई बीजाणु मात्र कोशिकाएं निष्फल पोषक या फिर नर्स कोश सेल बनाती हैं। इसे नर्स कोशिका विकासशील बीजाणुओं को पोषण देने में मदद करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रायोफाइटा के 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइटा। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने अभी तक आप लोगों ने पेशेंस बना के रखा, आगे भी पेशेंस बना के रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन सब टॉपिक से, इन सब क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, नहीं डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से, या फिर हो सकता है डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। बस आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा बताते रहिए, और अगर आपको इसी तरह जूलॉजी के भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है? यानी 3 जो है वो सही मैच किए गए हैं, 1 गलत है। पहला दिया इक्विसेटम मोनोकॉट, तो पहला ही गलत हो जाएगा, यही सही मैच नहीं है और यही सही हो जाएगा। क्यों? इक्विसेटम जो है ये ना मोनोकॉट है ना डाइकॉट है। तो इक्विसेटम है क्या? तो इक्विसेटम इसे हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट है, ठीक है। या इक्विसेटम बीज के स्थान पर स्पोर्स उत्पन्न करता है। ये आमतौर पर गीले वातावरण में पाया जाता है। इसे अर्धजलीय माना जाता है। इसकी विशेषता जड़ों, तनों और पत्तियों पर से आती जो एक अनूठा रूप प्रदर्शित करती है, उसे फर्न कहा जाता है। इक्विसेटम का और नाम क्या है? तो इसे हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। इक्विसेटम के स्पोरोफाइट्स पौधे के शरीर को तने, जड़ों और पत्तियों से विभेदित करते हैं। तो यह ना एक बीजपत्री है ना 2 बीजपत्री है। अगला, एजोला एक उदाहरण है। एजोला किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? सही जवाब हो जाएगा एजोला टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है। एजोला है क्या? तो ये एक तैरता हुआ टेरिडोफाइट्स है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में किसका तना मरुद्भिद और जलोद्भिद दोनों प्रकार का होता है? यानी कौन सा जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक दोनों है? मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या सिलेजिनेला। तो अभी हम लोगों ने देखा था एक नाम इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। ये जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक दोनों होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इक्विसिटम, इसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नेम भी याद रखना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला, टेरिडोफाइट में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह से विकसित होती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी टेरिडोफाइटा में अगर स्पोरेंजियम जो है ये डेवलप्ड होती है ग्रुप ऑफ सेल से, तो उसे क्या कहेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूरोस्पोरेंजिएट, हेट्रोस्पोरेंजिएट या फिर पार्थोनोजेनेसिस। टेरिडोफाइट में यदि स्पोरेंजियम कोशिका समूह से डेवलप्ड होती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे यूरोस्पोरेंजिएट कहेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब। क्या कहेंगे? यूरोस्पोरेंजिएट कहेंगे। अगर बात करें लेप्टोस्पोरेंजिएट की, ये क्या है? तो इसमें छोटे बीजाणु एकल आरंभिक कोशिका से विकसित होते हैं और एक निश्चित संख्या का उत्पादन करते हैं। विषम बीजाणु बीजाणुधानी यानी हेट्रोस्पोरेंजियम क्या है? तो इसमें दो अलग अलग प्रकार के स्पोरेंजिया का उत्पादन, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, तो ये विषम बीजाणु के अंतर्गत आते हैं। पार्थोजेनेसिस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ये होता क्या है? तो पार्थोजेनेसिस प्रजनन का एक रूप है। इसमें एक अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित किए बिना ही भ्रूण में विकसित हो जाता है, ठीक है। इसी को पार्थोनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थोनोजेनेसिस के अंतर्गत वो फूल आते हैं जिसमें बीज नहीं बनता है, डायरेक्ट फल का निर्माण हो जाता है। जैसे आप लोगों ने केला देखा है, पपीता आजकल मार्केट में जो अवेलेबल हो रहे हैं बीजलेस पपीता, जिसमें सीड नहीं पाया जा रहा, सीडलेस, वो भी पार्थेनोजेनेसिस किए हुए रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा यूरोस्पोरेंजिएट। यूरोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट में यदि स्पोरेंजियम कोशिका समूह में विकसित होती है तो उसे यूरोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्न में मेल गैमेट्स होता है। फर्न में मेल गैमेट्स कौन सा होता है? तो ये मल्टीसेलेटेड होता है। फर्न में मेल गैमेट कैसा होता है? मल्टीसेलेटेड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को एंथ्रोजॉइड्स कहा जाता है। मेल गैमेट को क्या कहा जाता है? एंथ्रोजॉइड्स कहा जाता है। और फीमेल को क्या कहा जाता है? आर्किगोनियम कहा जाता है। फीमेल को क्या कहा जाता है? आर्किगोनियम कहा जाता है। अगला, हॉर्स टेल संबंधित है। हॉर्स टेल किससे संबंधित है? तो हॉर्स टेल, जिसे इक्वेसिटा के नाम से जाना जाता है, या स्फिनोप्सिडा से संबंधित है। स्फिनोप्सिडा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसी को इक्विसेटम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइटा से किस कारण भिन्न है? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से क्यों भिन्न है? तो क्या टेरिडोफाइटा मोटाइल मेल गैमेट्स के कारण तो नहीं, दोनों में ही मोटाइल पाए जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कारण तो बिल्कुल नहीं। एंथ्रीडिया दोनों में पाया जाता है। बैस्कुलर बंडल, हाँ यही सही हो जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा में बैस्कुलर बंडल पाया जाता है और ब्रायोफाइटा में बैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। ये दोनों के अलग होने का मेन होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा में एंथेरिडियम स्टॉक पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइटा में एंथेरिडियम सिसाइल पाया जाता है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं और इसके स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन मेन अंतर जो है वैस्कुलर बंडल का होता है। अगला क्वेश्चन, रंभ यानी कि स्टील इंक्लूड इन, स्टील यानी रंभ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो यह पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रंभ यानी स्टील जो है ये पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप काय क्या है? यानी कि द मेन प्लांट बॉडी इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी कौन सा है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बोथ या नन? सही जवाब ऑप्शन बी स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा का मुख्य प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइटा है क्या? तो यह पहला ऐसा वर्ग है जिसमें वैस्कुलर बंडल पाया गया। इसे वैस्कुलर बंडल यानी समूहनी पौधे कहते हैं। इनमें पत्तियां, जड़ें और कभी कभी तने होते हैं। पौधे का मुख्य शरीर स्पोरोफाइट होता है। इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेद किया जा सकता है। स्पोरोफाइट पौधे के जीवन चक्र में एक द्विगुणित कोशिका चरण होता है जिसे युग्मजन में से विकसित होता है। इसका सही जवाब
ऑप्शन बी हो जाएगा। टेरिडोफाइटा के 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। अब हम इसी तरह से जिम्नोस्पर्म के 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम 10 टॉपिक यानी 10 चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। अगर एफर्ट पसंद लगा हो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर हम आपके लिए शाम को अगले 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर 10 क्या 12 ही बच रहे हैं, टोटल 22 चैप्टर हैं, तो उनको भी बना सकें जल्दी से जल्दी, इसलिए आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा ये मेथड कैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है? मॉस, लीवरवार्ट, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसे अंडावृत्त बीजी कहते हैं, इसमें नर व मादा का स्वतंत्र युग्मोद्भिद यानी कि इंडिपेंडेंस गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंस फ्री लिविंग एक्सटेंस। ठीक है, स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस युग्मोद्भिद की यह जोड़ी स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया में सुरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन, साइकस में कायिक जनन होता है, साइकस में कायिक जनन होता है बल्बिल, स्पोरोफिल, न्यूसेल्स या फिर नन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बल्बिल। साइकस में कायिक जनन बल्बिल के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस में यह बल्बिल एक द्वितीयक बल्ब जैसी संरचना है जो पत्ती व तने के मध्य कोड़ीय भाग पर या फूलों के रूप में उगता है। इसे बल्बलेट भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? बल्बलेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं लिखा है किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा? सही जवाब ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल्स होता है, ये कवर्ड नहीं होता है ओवरी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रत्येक पाइनस निडिल में पाया जाता है। प्रत्येक मतलब ईच पाइनस निडिल क्या कंटेन करता है? तो 2 वैस्कुलर बंडल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइनस के प्रत्येक निडिल में 2 वैस्कुलर बंडल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंडावृत्ति में किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं? किसके अंतर्गत केवल जीवाश्म आएंगे? साइकेड्स, कोनीफेरल्स, गिंगोयल्स या फिर साइकेडोफिलिकेल्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साइकेडोफिलिकेल्स। अंडावृत्ति का वह समूह है जिसके अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं। इसे सीड फर्न के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए साइकेडोफिलिकेल्स का नाम क्या है, तो इसे सीड फर्न के रूप में जाना जाता है। सीड फर्न एक विलुप्त क्रम है जो कॉर्बोनिफेरस काल में फले फूले, और इस काल में जीवाश्म फर्न के पत्तियों में इतनी समृद्धि थी कि इसे फर्न युग भी कहा गया। ठीक है, और ये जो है अब केवल इनका जीवाश्म ही मिलता है। अगर पूछा जाए आपसे फर्न युग कौन सा है, तो कार्बोनिफेरस एज को फर्न युग के नाम से फर्न एज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म नग्नबीजी है? कौन सा नग्नबीजी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था साइकेडोफिलिकेल्स, ये नग्नबीजी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को सीड फर्न कहा जाता है। इसमें जो है सभी जीवाश्म आते हैं। अगला, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन सा है? सेड्रस देवदार, गिंको बाइबोला, कस्टोकोटा रिफ्लेक्सा या इनमें से कोई नहीं? एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी गिंको बाइबोला। गिंको बाइबोला जो है ये जीवित जीवाश्म होता है। इसे जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है और ये लगभग विलुप्त हो गया है, लेकिन यह चीन का एक प्रांत है जिसे जैंगजियांग प्रांत कहते हैं। वहाँ के सीमित क्षेत्रों में इसकी उपलब्धि पाई जाती है या देखने को मिलता है, इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चीन के जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने 1000 साल पहले इस पौधे को उगाया था, और चीन के अलावा अब ये कहीं देखने को नहीं मिलता, विलुप्त हो गया है। इसलिए इसे जिंको बाइबोला को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन खत्म हो गए। अगला टॉपिक हमारा है पैलियोबॉटनी यानी जीवाश्म विज्ञान से। आई होप सो हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे साथ इस तरह से और क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम पैलियोबॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला है,
किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पीय पादप अस्तित्व में आए, यानी फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कब आए? डेवोनियन में, परमियन में, क्रिस्टेशियन में या फिर कार्बोनिफेरस में? तो कार्बोनिफेरस में, इसमें तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये जो है इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट आए थे, लेकिन आए किस में थे? तो क्रिस्टेशियन में आए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें फ्लावरिंग प्लांट जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ये जो है क्रेस्टेशियन पीरियड में आए थे। इसी को मीसोजोइक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस भूवैज्ञानिक कल्प में आवृत्ति बीजों का उद्भव एवं विविधता घटित हुई? किसमें हुई? तो ये हुई थी क्रेस्टेशियन काल में। इसी को मीसोजोइक एज भी कहा जाता है। इसी में फ्लावरिंग प्लांट जो है वो विकसित हुए थे। ठीक है, जैसे जैसे एंजियोस्पर्म विकसित हुए यानी फ्लावरिंग प्लांट विकसित हुए, वैसे वैसे कीटों के कई आधुनिक समूह भी विकसित होने लगे। ठीक है, क्योंकि उनको खाने के लिए, रहने के लिए आश्रय मिलने लगा, खाने के लिए भोजन मिलने लगा, तो वो लोग भी विकसित होने लगे थे। अगला, आवृतबीजी किस भूगर्भिक एरा में प्रभावी वनस्पति के रूप में उपस्थित हुआ? तो किसमें हुआ? क्रिस्टेशियस में। और क्रिस्टेशियस को ही हम लोगों ने देखा मीसोजोइक एज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मीसोजोइक एज को भी 3 काल में डिवाइड किया गया, 3 एरा में। कौन कौन सा? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियन। मीसोजोइक युग में अनावृत पौधों का विस्तार हुआ, वनस्पतिक परिदृश्य में फर्न की आपूर्ति हुई और इस कला अवधि में विविध चरम पर पहुंच गई। मीसोजोइक युग को सर्पशिल्पों का युग कहा जाता है, शंकुधारियों का युग भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, यही मेसोजोइक होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होती है? पेट्रिफिकेशन, स्यूडोफॉसिल्स, कंप्रेशन या फिर इंक्रेस्टन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रिफिकेशन। जब कोई जीव पेट्रिफिकेशन से गुजरता है तो उसकी मूल संरचना धीरे धीरे खनिजों में बदल जाती है, तब तक यह पूरी तरह से पत्थर से ना बना हो। मतलब अगर ये पूरी तरह से पत्थर से नहीं बना है, अगर उसमें कोई जीव है तो वो खनिज में बदल जाता है। कई जीवाश्म पेट्रिफिकेशन का परिणाम है और इसी से जो है, जो जीवों का पेट्रिफिकेशन होता है, इसी से हमें फ्यूल वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, अगला, एम्बर जीवाश्म रूप है। एम्बर इज फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। एम्बर किसका जीवाश्म रूप है? पेट्रिफाइड पादप अंग का, लीफी कोल का, या फिर रेजिन स्राव के ठोस रूप का, या फिर स्यूडोफॉसिल्स का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्बर जो है ये हार्डन रेजिन सिक्रेशन का जीवाश्म है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेजिन स्राव के ठोस रूप का जीवाश्म एम्बर कहलाता है। यह एक जीवाश्म वृक्ष रॉल है जिससे कई रंग और प्राकृतिक सुंदरता के लिए महत्व दिया गया। एम्बर का प्रयोग कई प्रकार के सजावटी वस्तुएं, गहने जैसे मोती माला, सिगरेट होल्डर और पाइप, माउथ वाश बनाने के लिए किया गया। यह लोक चिकित्सा में एक उपचार एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एम्बर के 5 वर्ग होते हैं जिन्हें उनके रासायनिक घटकों के आधार पर परिभाषित किया गया। एम्बर नरम, चिपचिपा वृक्ष रॉल के रूप में मिलता है। एम्बर ज़्यादातर शंकुधारी पेड़ों द्वारा स्रावित होता है, जिसे पाइनस भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, एम्बर है क्या? एक चिपचिपा लिक्विड होता है, रॉल होता है, रेजिन होता है। एंजियोस्पर्म विकसित हुए। एंजियोस्पर्म किस युग में विकसित हुए? तो एंजियोस्पर्म जो है ये सीनोजोइक महाकल्प में विकसित हुए। अब यहाँ देखिए एरा पूछा है, ठीक है, एरा किस एरा में विकसित हुए? तो ये सीनोजोइक एरा में विकसित हुए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेनोजोइक एरा है ना, इसी को स्तनधारी यानी मैमल्स और आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म का युग भी कहा जाता है। ठीक है, और आवृतबीजी जो होते हैं, आवृतबीजी पादपों का युग कौन सा है? तो इसका उद्भव कब हुआ? मीसोजोइक में हुआ उद्भव। और विकसित कब हुआ? तो ये सीनोजोइक में हुआ। ठीक है, उद्भव और विकास दोनों में अंतर है। उद्भव कब हुआ? मीसोजोइक में, और जिसे क्रिस्टेशियन काल कहते हैं। और विकास कब हुआ? तो सीनोजोइक में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल टाइप स्केल द्वारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन सा है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे प्राचीन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइलोटम। साइलोटम लगभग 400 मिलियन वर्ष से भी अधिक पृथ्वी पर विद्यमान है, जिस कारण इसे प्राचीन पौधा माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कौन सा जीवाश्म का प्रकार नहीं है? कौन सा जीवाश्म नहीं है? कोल बॉल, अंबर, कैप्सन या बेसाल्ट? सही जवाब हो जाएगा बेसाल्ट। ये जीवाश्म नहीं है। क्यों नहीं है? हम सभी को पता है बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टान है जिसे ज्वालामुखी
ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं या ज्वालामुखी चट्टानों से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पहले जीवाश्म अवस्था में जाना जाता था लेकिन बाद में जीवित अवस्था में भी खोजा गया? कौन सा वो पौधा था? तो मेटासिकोया। मेटासिकोया जो है ये पहले जीवित जीवाश्म इसको कहा जाता है, मतलब जीवाश्म अवस्था में, इसका मतलब कोई भी स्पीसीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन 1944 में इसकी पुनः खोज की गई। मेटासिकोया को ही डॉन रेडवुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या है मेटासिकोया का, तो इसी को डॉन रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है। डॉन रेडवुड के नाम से किसे जाना जाता है? मेटासिकोया को। इसकी खोज मतलब रीखोज कब हुई? 1944 में हुई थी। कहाँ पे हुई? चीन में। अगला, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा मेटासिकोया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इसी को लाल लकड़ी या फिर डॉन रेडवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। या उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, 165 फीट लंबा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अब हमारा टॉपिक जो है वो है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से। अब टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आगे के जो 12 टॉपिक हैं उसके भी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपीएसी कुल के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दिया है। ठीक है, पहला दिया है इसमें छत्राकार प्रकार का पुष्पक्रम होता है, यानी अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है एपीएसी में। तो बिल्कुल सही बात है, एपीएसी का जो इन्फ्लोरेंस होता है वो अम्बल टाइप होता है, यानी अम्ब्रेले के आकार का होता है। सही है। दूसरा दिया है कैलिक्स इज यूजली 5 इन कॉन्सिपिशियस टीथ और अ नैरो सर्कुलर रिगिड, यानी बाह्य दल सामान्यतः 5 अस्पष्ट दंत या एक सर्करे वृत्ताकार रिज के रूप में होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। 5 डिस्टिंक्ट पेटल अल्टरनेटिंग विद 5 स्टेम, ये भी बिल्कुल सही है। स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, ये भी बिल्कुल सही है। अंडाशय के ऊपर स्टाइलोपोडियम पाया जाता है, यानी इसके चारों सही हैं। चारों किसमें दिया है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी डी इसके सभी जवाब जो हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टरेसी कुल के पुष्पक्रम का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है यहाँ पे। पहला दिया है पुष्प पंचायती होते हैं, यानी फ्लावर पेंटानुमरस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एस्टरेसी कुल के जो पौधे होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। दूसरा दिया है फ्लावर और एपिगोनियस, यानी कि पुष्प जायांगोपरिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी सही है। ओवरी इज मल्टीलोक्युलर एंड सुपीरियर, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है, ये इसका लक्षण नहीं है। ठीक है, ओस्टेरेसी कुल के पुष्प में उपस्थित अंडाशय एक कक्षीय होता है, ना कि बहुकक्षीय होता है, और ये ऊर्ध्व नहीं होता है, अधोवर्ती होता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला फ्लावर है वॉल्वेट एस्टिवेशन, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के पुष्पों के लिए सत्य नहीं है? पोएसी कुल के लिए कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे सत्य दिया है, कहाँ पे नहीं, इस बात का तो एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला दिया इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र यहाँ पे दिया है BR/BRL/अपॉन मेल P3, जिसे लोडिक्यूस कहते हैं, A3G0, तो ये सही है, पहला सही है, ये इसका पुष्प सूत्र होता है। दूसरा पेरियंथ 2 लॉडिक्यूल्स द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया है पुष्प एक व्यास सम्मत तथा जायांगधर होते हैं, ये भी सही है। ओवरी इज इंफीरियर एंड मल्टीलोक्युलर, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि पोएसी कुल के जो पौधे होते हैं ये बहुकक्षीय नहीं होते, मल्टीलेकुलर नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधरी होते हैं और एक कक्षीय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेनन कुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। तो रेनन कुलेसी जो होते हैं ये पेंटामेरस होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्टेमन आइडेंटिफाइड फ्री एडेंट डिस्टिंग्स एक्सटेरस, यानी पुनकेसर अनंत स्वतंत्र संलग्न सम स्पुष्टनशील बहुमुखी होते हैं, सही जवाब।
टेट्रामेरस फ्लावर, अगर फ्लावर पेंटामेरस हो गया तो टेट्रामेरस कैसे होगा? यही गलत हो जाएगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। इसमें टेट्रामेरस नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? पेंटामेरस होते हैं। अगला, एकेसिया मेलेनोजाइलाइन का पादप प्रदर्शित करता है। एकेसिया मेलोजेनाइल का पादप क्या प्रदर्शित करता है? क्लेडोट्स, फिलोक्लेड्स, फिलोड या फिर बल्बिल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलोड्स। एकेसिया मेलेनोजाइलॉन का पादप फिलोड्स प्रदर्शित करता है। एकेसिया मेलेनोजाइलॉन, जिसे आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया ब्लैकवुड के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के एक बबुल की प्रजाति है। इसका कॉमन नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ब्लैकवुड, इसे बबुल कहा जाता है। बबुल की अधिकांश प्रजातियों की तरह इसमें असली पत्तों के बजाय फिलोट्स पाए जाते हैं, यानी जो लीव्स होते हैं वो इसमें फिलोट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। फिलोट्स क्या होता है? ये एक चमकदार चर्मिल गहरे हरे से भूरे हरे रंग का एक संरचना होती है, जिसकी लंबाई 4 से 16 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 6 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये पत्ती का ही मतलब फिलोट्स होते हैं, ये पत्ती की जगह पाए जाते हैं। इसे बबुल कहा जाता है, एकेसिया मेलेनोजाइलॉन को, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ब्लैकवुड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से दाल वाले पौधे हैं यानी कि पल्सेस प्लांट कौन से हैं? जिया और टाइट्रिकम, पाइनस और विग्ना, जिया और विग्ना, पायसम और टाइट्रिकम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पायसम और विग्ना। पायसम और विग्ना दाल वाले पौधे हैं। पायसम, जिसे आप पायसम सेटाइवम कहते हैं, मटर हो गया। और जो विग्ना है, ये क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है विग्ना का? अगर आप में से किसी को पता है विग्ना का कॉमन नेम, मैंने जब इसके पहले बताया था आपको, ये सारे चैप्टर जो मैंने करवाए थे तब मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ विग्ना का कॉमन नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला, कुल पोएसी का पुष्प सूत्र क्या है? पोएसी का पुष्प सूत्र क्या है? तो पोएसी का पुष्प सूत्र ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बी और अपॉन मेल फीमेल P2A3G1, ये इसका पुष्प सूत्र है। पोएसी, जिसे ग्रेमिनी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, यह गरास परिवार है जो मोनोकॉट में सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपोजिटी में पैपस किस लिए लाया जाता है? कंपोजिटी में पैपस कीट परागण, जल परागण, वायु परागण या वायु प्रकीर्णन या वायु परागण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर डिस्पर्जल के लिए, वायु प्रकीर्णन के लिए कुल कंपोजिटी में पैपस की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वायु परागण नहीं, वायु प्रकीर्णन, एयर डिस्पर्जल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला, पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो पैपल्स सेपल्स का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी ए इसका सही जवाब। और यह किस फैमिली में पाया जाता है? तो यह फैमिली कंपोजिटी में, ठीक है। किसमें? कंपोजिटी में। कंपोजिटी को ही एस्टररेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अगला, ब्रेसिकेसी के चतुर्दीर्घी पुमंग होते हैं। ब्रेसिकेसी के चतुर्दीर्घी पुमंग कैसे होते हैं? तो ये होते हैं 2 बाहरी छोटे और 4 आंतरिक लंबे पुनकेसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में पुनकेसरों की संख्या 6 होती है। ये 2 चक्र में उपस्थित होते हैं। 2 पुनकेसर बाह्य चक्र में पार्श्व तल पर और 4 अंतः चक्र में होते हैं, यानी 2 बाहर होते हैं और 4 जो होते हैं वो अंदर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रांच स्टेमन आर फाउंड इन, ब्रांच स्टेमन किस में पाए जाते हैं? तो ये रिसीनस में पाए जाते हैं। किसमें? रिसीनस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शाखायुक्त पुनकेसर कुल रिसीनस के मुख्य लक्षण हैं, इसमें अरंडी वगैरह आता है। अगला, निम्नलिखित में से साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में देखा जाता है? तो साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बिया हिर्टा में देखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? यूफोर्बिया हिर्टा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जेनरा में साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम देखा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा यूफोर्बिया हिर्टा में यूफोर्बिएसी परिवार का जो सदस्य है, इसमें साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम देखा जाता है। तो इसमें पैडिलेंथस और जेटोफ्रा दोनों ही आते हैं, ठीक है। साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पैडिलेंथस और जेट्रोफा दोनों जेनरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किस कुल में है? तो अभी हम लोगों ने देखा यूफोर्बिएसी कुल में है, ठीक।
आज के 10 टॉपिक 10 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपको बॉटनी के ही आगे के 12 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन चाहिए या जूलॉजी के चाहिए, कमेंट बॉक्स में इस बात को क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू।